दोस्तों, मेरे चैनल में जिस डॉक्यूमेंट्री से मुझे सबसे पहले बूस्ट मिली थी वो है रिचर्ड रामिरेज डॉक्यूमेंट्री। अगर आपने वो डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। रिचर्ड रामिरेज अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सीरियल किलर में से एक था, जिसने 1984 से 85 के बीच में कई आपराधिक चीजें की, जिसमें कई घरों में घुसकर चोरियां, चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट, किडनैपिंग, मर्डर्स, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे संगीन क्राइम्स शामिल थे। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स में एक वीडियो में बताई है, उसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम इसी सीरियल किलर की डॉक्यूमेंट्री जो नेटफ्लिक्स ने 13 जनवरी 2021 में रिलीज़ की थी, इस डॉक्यूमेंट्री में कुल 4 एपिसोड्स थे। तो आज इस वीडियो में हम एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि यह सीरीज रिचर्ड रामिरेज के कौन से अनसुने पहलू को हमें दिखाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ फ्रीकी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर फ्रीकी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बता दूं कि अगर आप नए हो और आपने पहली बार ये वीडियो डिस्कवर किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास रखी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि डार्क कंटेंट से जुड़ी हर एक चीज़ इस चैनल पर आती रहती है। तो डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में लॉस एंजलिस होमिसाइड ब्यूरो का बैज हमें देखने को मिलता है। उसके बाद लॉस एंजलिस शेरिफ गिल कैरिलो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। 8 अगस्त 1985 के दिन की बात हो रही थी, जिसमें बताया जा रहा है कि एक सस्पेक्ट कई क्राइम्स में पाया गया है, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट और होमिसाइड लॉस एंजलिस में हो रहे लगातार घटनाओं की जांच कर रहे हैं। उनका कहना है कि सस्पेक्ट लॉस एंजलिस के हाईवेज पर चुराई हुई गाड़ियों से ट्रैवल कर रहा है। वह किसी क्राइम को अंजाम देने से पहले ग्लोव्स पहनता था और वह किसी को मारने के लिए गन, चाकू, टायर आयरन और थंब कप जैसी चीज़ें यूज़ करता था। जिसके बाद 80s में लॉस एंजलिस सिटी को दिखाया गया है। उसमें बताया गया है कि उस टाइम में वह सिटी का क्राइम रेट बहुत कम था। यह अमेरिका की एक खुशहाल और सभ्य लोगों की सिटी हुआ करती थी। लेकिन कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैसे ही एलए में जहाँ पर हॉलीवुड का ग्लैमर था, वही दूसरी साइड में एक सीरियल किलर घात लगाए हुए बैठा था। और पास्ट में कई ऐसी चीज़ें शहर में हुई थी जिससे बाकी लोग अनजान नहीं थे। दूसरे स्क्रीन में हमें एक ऑफिसर बताता है कि हमें ज़रा सा भी आइडिया नहीं है कि वह किलर अब अपना अगला शिकार किसको चुनेगा। सेम आदमी ने कुल 7 से 8 कत्ल किए थे और 25 से 30 अटैक्स किए थे। तब तक किसी को भी उस आदमी का पता नहीं चला था। मीडिया और पुलिस ने उसे नाइट स्टॉकर नाम दिया था। जनता में भी काफ़ी डर का माहौल था। कोई भी रात को अकेले बाहर जाने से डरता था। पेरेंट्स अपने बच्चों पर नज़र रखे हुए थे। रिचर्ड की आवाज़ में कुछ लाइंस हमें सुनाई देती है कि हम सब में किसी न किसी फॉर्म में इविल छुपा रहता है। अगले सीन में डिटेक्टिव गिल कैरिलो को दिखाया जाता है। वो बताते हैं कि मैं एक कैथोलिक परिवार से जन्मा हूँ और मैं गॉड पर और इविल फोर्सेस पर यकीन रखता हूँ और मैं तब हमेशा प्रार्थना करता था कि मुझे इस केस को किसी भी हालत में सॉल्व करना है। उसके बाद 1960 के ईस्ट लॉस एंजलिस को दिखाया गया है, जिसके बाद डिटेक्टिव कैरिलो की बचपन के बारे में उन्हें बताते हुए दिखाया गया है। वो कहते हैं कि मैं हमारी बिल्डिंग में मैक्सिकन लोगों के साथ रहता था। मैं वहाँ की एक गैंग के साथ रहता था। वो मुझे मेरे स्कूल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, लेकिन तब तक ही जब तक एक इंसान ने मेरी शिकायत मेरे पेरेंट्स से की कि इस लड़के को उन लड़कों से दूर रहने दो, नहीं तो एक दिन यह मारा जाएगा, नहीं तो आपको किसी जेल में मिलेगा। और 17 साल के रहते हुए मुझे आर्मी में भेजा गया, जहाँ पर मैं क्रू चीफ बना। वियतनाम में असॉल्ट हेलीकॉप्टर चलाया। मैंने वहाँ पर कई खतरनाक जंग देखी। भगवान का शुक्र है मैं वहाँ से जिंदा वापस आ सका। आर्मी के अलावा मेरे 3 गोल्स थे। एक तो मैं अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को डेट करना चाहता था। जब मैं वियतनाम आ गया था तब उसने मुझे डंप कर दिया था। मैं बस उसे वापस डेट करके उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता था। मैं उससे बदला लेना चाहता था। जैसे उसने मुझे हर्ट किया था, वैसे मैं भी उसे हर्ट करना चाहता था। जिसके बाद पर्ल कैरिलो को दिखाया जाता है, जो गिल की वाइफ है। वो बताती है कि दिसंबर 1970 में हमारी शादी हुई थी। गिल बताता है कि मेरा दूसरा गोल कॉलेज जाना था। मुझे ऐसा लगता था मानो कॉलेज सिर्फ वाइट रिच लोगों के लिए बना होता है, और मैं रियो होंडा कॉलेज में जाने लगा। मेरे 3 गोल्स में से 2 गोल्स पूरे हो चुके थे और मेरा तीसरा गोल था कि मुझे पुलिस ऑफिसर बनना था। 1 अक्टूबर 1971 को ईस्ट शेरिफ स्टेशन में पेट्रोल कॉप बन गया। जब मैं 29 साल का था तब बहुत सी चीज़ें हासिल कर ली थी, जिसे देखकर मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्राउड करते थे। और मेरे पापा ने खुद कहा था कि आई एम प्राउड ऑफ यू सन, जो मुझे भी अभी तक याद है। वो हमेशा ही चाहता था कि उसके पापा उस पर गर्व करें। जब भी मैं होमिसाइड क्राइम को देखने जाता था
तब सब मेरी बहुत इज्जत किया करते थे और जब भी मैं क्राइम सीन को देखने के लिए जाता था सब साइड में सरक जाते थे। वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा और मैंने खुद से कहा कि ये जॉब मेरे लिए ही बनी है। 23 मार्च 1981 को मुझे होमिसाइड ब्यूरो से कॉल आता है। मुझे बस 9.5 सालों का ही एक्सपीरियंस था, लेकिन यही मेरा सपना था, मेरा गोल था। जिसके बाद एक क्राइम रिपोर्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसने सैकड़ों क्राइम रिपोर्ट्स कवर की थी, टोनी वाल्डेज। वो कहते हैं, मेरे एक्सपीरियंस से मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत से मर्डर आखिर में सॉल्व ही हो जाते हैं, चाहे फिर 20 साल ही क्यों ना हुए हो। इसके बाद डिटेक्टिव फ्रैंक सलर्नो को दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि हमें हर साल 350 से 400 मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन आती है, जिसमें होमिसाइड ब्यूरो को हर साल लगभग 500 से 600 मर्डर के केसेस आते हैं। मतलब पूरे एलए में देखें तो करीब 1000 मर्डर्स के केसेस हर साल आते हैं। कभी कभी इन केसेस को सॉल्व करना हमें ईगो पर लेना पड़ता है। करीलो बताते हैं कि मैंने फ्रैंक को तब देखा था जब वो हिलसाइड स्ट्रैंगलर केस पर काम कर रहे थे। फ्रैंक अपने काम के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहते थे। फ्रैंक एक डिसिप्लिन इंसान था, जैसे कोई क्राइम मूवी का शार्प शूटर पुलिसमैन। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस रहता था। वह अपने काम से काम रखना पसंद करता था। उस टाइम करीलो नया नया ही ज्वाइन हुआ था। तो सबके इंट्रोडक्शन के बाद कहानी अब शुरू होती है। दिन था 17 मार्च 1985, जिसके बाद एक महिला बताती है कि उस समय में AT&T में काम कर रही थी। रास्ते के उस साइड में एक मिनी मॉल था और मॉल में सैल्वेशन आर्मी स्टोर था। मैं वहाँ पर अपना लंच कर रही थी। वहाँ पर मैंने देखा कि एक टेबल पर कई सारी चीज़ें बिखरी हुई थी और उस टेबल पर एक हैट भी पड़ी हुई थी। मैंने वह हैट उठा ली। उस हैट पर ACDC लिखा हुआ था। वह देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैंने वह हैट वापस टेबल पर रख दी। और तभी मेरे राइट में से एक आदमी आया और वह हैट उसने उठा ली और जाते जाते वापस मुड़कर उसने मुझे देखा और थोड़ा मुस्कुराया। मैंने देखा कि उसके हाथों पर डेविल ड्रॉ किया हुआ था। एक सर्कल में डेविल का चेहरा ड्रॉ किया था जिसके 2 सिंग थे। जिसके बाद वह आदमी चला गया। जब मैं काम से घर जा रही थी तब मेरे कार के पास से एक गाड़ी जोर से कट दे के जाती है। मैंने देखा कि वहाँ पर उस कार में एक आदमी बैठा था। उस आदमी ने गाड़ी टर्न की और वह मुझे देख रहा था। तो मुझे याद आया कि यह आदमी वही है जिसको मैंने उस स्टोर पर देखा था। उसके दांत आड़े तिरछे मुड़े हुए थे। वह अजीब मुस्कुराहट से मुझे ही घूर रहा था जैसे कोई किलर क्लाउन हो। गिल कहता है 17 मार्च 1985 को सेंट पैट्रिक्स डे होता है। मुझे मेरे पार्टनर के साथ मर्डर का पता चलता है। मैं जब वहाँ पर गया तब देखा कि वहाँ पर गैरेज के दरवाज़ा खुला ही था। गैरेज के अंदर मैंने देखा कि दीवार पर और फ्लोर पर खून के छींटे पड़े हुए थे। वहाँ पर हमें एक बेसबॉल कैप भी मिली। उस पर ACDC लिखा हुआ था। मैं घर के अंदर गया तो देखा कि बेडरूम में फ़ोन पर खून गिरा हुआ था और किचन में देखा कि डायली ओकाज़ाकी फ्लोर पर पड़ी हुई थी। उसने डॉजर जर्सी पहनी हुई थी। उसको माथे पर गोली मारी हुई थी। उसके हाथ ऊपर थे और सर भी ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। हो सकता है कि वह देखना चाहती थी कि किलर कहाँ पर है। वह किलर काउंटर टॉप के दूसरे साइड में था और विक्टिम का इंतज़ार कर रहा था। उसे पता था कि विक्टिम मुझे देखने की कोशिश करेगी और उसने विक्टिम के हाथ ऊपर करने के लिए कहा और जैसे ही उसने हाथ ऊपर किया किलर ने ट्रिगर दबा दिया। मारिया हर्नांडीज वापस घर आती है और गैरेज के दरवाजे को रिमोट से खोलने ही वाली होती है कि उसे वहाँ पर कुछ अजीब आवाज़ आती है और जैसे ही वह मुड़ती है वहाँ पर वह किलर खड़ा हुआ होता है। वह उसे ही घूर रहा होता है। उसके हाथों में गन होती है और वह उसके मुंह के सामने गन ले जाता है। वह उसे हाथ ऊपर करने के लिए कहता है और जैसे वह हाथ ऊपर करती है वह गन फायर कर देता है। खुशकिस्मती से वह बुलेट मारिया के हाथों में चाबियों से टकरा कर डिफ्लेक्ट हो जाती है। उसके बाद मारिया नीचे गिर जाती है, जिसके बाद किलर उसकी बॉडी को बाजू सरका देता है और कॉन्डो के अंदर घुस जाता है। इतने में ही मारिया उठकर एलिवे की तरफ भागने लगती है। भागते हुए उसे और एक गन शॉट की आवाज़ आती है। मारिया को उसकी रूममेट की फिक्र होती है, इसलिए वह वापस कॉन्डो के फ्रंट दरवाजे की तरफ जाती है। वह सोच रही थी कि किलर गैरेज डोर से वापस आएगा, लेकिन वह वहाँ से नहीं आया। वह सामने वाले दरवाजे से बाहर आया और उसने मारिया को देखा। वह यह देखकर चौंक गया था। उसके बाद मारिया कहती है कि मैं अपने हाथ ऊपर करती हूँ। तुमने मुझे पहले ही एक बार गोली मार दी थी, क्या तुम वापस मुझे मारना चाहते हो? और उसी पल किलर ने अपनी गन नीचे कर दी और वहाँ से वह भागा नहीं बल्कि चलकर वहाँ से निकल गया। मैं मारिया हर्नांडीज के घर गया। मैंने वह हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था जो सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सकती थी, इसलिए मैंने वहाँ के माहौल से लेकर गंध तक सब कुछ ऑब्जर्व करके लिख लिया। कैमरामैन से मैंने हर वो एक चीज़ की तस्वीर खिंचवाई जो मुझे किलर के बारे में बता सकती थी।
ये सब होने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि किलर ने आखिर क्यों ये किया होगा और यह केस अब मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। मैं वहीं पर था कि एक ऑफिसर वहाँ आया और कहा कि मारिया की मदर आपसे बात करना चाहती है। और जैसे ही दरवाज़ा खुला एक आवाज़ मुझे आई, गिलबर्ट क्या वो तुम हो? मैंने सोचा सब मुझे गिल बुलाते हैं, गिलबर्ट तो कोई नहीं बुलाता है, मुझे नाम जचता ही नहीं है। मैंने तभी उसे देखा नहीं था, बस उसकी आवाज़ सुन रहा था और उसने कहा कि मैं पॉलिन हूँ। और मैंने कहा पम्पकिन? उसने कहा हाँ, वह मारिया हर्नांडिस की माँ थी। जब मैं छोटा था तो हमारी बिल्डिंग में वो भी रहते थे, वो हमारे पड़ोसी थे। दूसरे दिन हमें पता चला कि डायलो ओकाजाकी का जब मर्डर हुआ था उसके 40 मिनट बाद ही 2 किलोमीटर के अंदर ही एशियन लड़की जो ड्राइव कर रही थी उसका कत्ल हुआ था। उसे ड्राइविंग करते वक्त रोका गया, उसके बाद उसे बाहर निकाला गया और उसे गोली मार दी गई थी, वह भी बिना किसी रीजन के। साई लियान यू को अपनी गाड़ी से खींचकर चेस्ट पर गोली मारी गई थी। उसके आखिरी शब्द थे हेल्प मी हेल्प मी। उसे सेम कैलिबर गन से शूट किया गया था, लेकिन हम तब नहीं जानते थे कि वह सेम वेपन ही उस मर्डर के लिए यूज किया गया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि पूरे शहर में हजारों ऐसे गन्स थे। सो अब हमारे पास मारिया हर्नांडिस हॉस्पिटल में अभी भी थी। हमने उससे कहा कि तो हम तुम्हारे पास एक स्केच आर्टिस्ट भेज रहे हैं। उसने हाँ कर दी। मारिया कह रही थी कि वो लगभग 5.10 फीट ऊंचा था, उसने डार्क कपड़े पहने हुए थे। गिल कह रहा है कि जब मुझे उस आर्टिस्ट ने उस सस्पेक्ट की पिक्चर दी तब मैंने वह रेलवे स्टेशन के डिटेक्टिव के पास भेज दी। तब मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि गिल थोड़ा रुको, और वह अपने कार से एक ड्राइंग मुझे दिखाता है और दोनों ड्राइंग साथ में रख देता है और लगभग दोनों ड्राइंग का इंसान एक ही लग रहा था। दूसरी ड्राइंग हमें एक अटेम्प्ट टू किडनैपिंग के विक्टिम से मिली थी जो पिको रिवेरा से थी। इससे मेरा दिमाग वापस से चलने लगा। मैं होमिसाइड जाने से पहले कैल स्टेट एलए में गया था। वहाँ पर एक प्रोफेसर था जिसका नाम रॉबर्ट मॉर्नियो था। वो एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक होशियार प्रोफेसर भी थे और मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोफेसर में से एक थे। और उनसे ही मैंने एडवांस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और सेक्स क्राइम की शिक्षा उनसे ली थी। और मुझे याद है उन्होंने कहा था कि मुझे तुम्हारी चेहरे पर डर देखना पसंद है, मैं चाहता हूँ कि तुम डरो, यही मुझे रोमांच दिलाता है, यह मुझे एक्साइटेड करता है। मारिया हर्नांडिस को वह किलर उसके पीछे जाकर मार सकता था। उस किलर ने जानबूझकर कार के ऊपर हाथ से मारकर आवाज़ की थी जिससे मारिया उसकी तरफ देखे। डेले ओकाजाकी जब फ्लोर पर पड़ी थी तब वह किलर वहाँ पर ही रुका। तब वह किलर वहाँ पर ही उसका डर उसकी आंखों में देखने के लिए रुका हुआ था। उसके बाद उसने उसे यहाँ पर गोली मारी। साई लियान यू को उसने कार में ही क्यों नहीं मारा? क्योंकि किलर देखना चाहता था कि क्या विक्टिम के चेहरे पर डर है कि नहीं। तो मुझे लगा कि यह सब जो कर रहा है वो सिर्फ एक ही आदमी है। रिचर्ड कहता है कि मैं एक गठबंधन में हूँ। शैतान जन्मजात इंसान के नेचर में रहता है और वही मैं हूँ, वॉकिंग डेथ। साई और ओकाजाकी के मर्डर के 10 दिन बाद ही विटर काउंटी एरिया में डबल मर्डर होता है। विंसेंट और मैगजीन जजरा के घर में यह कत्ल हुआ था। जेडी स्मिथ और रस यूलोट का वह केस था। वो काफ़ी ब्रूटल मर्डर था। आप देख सकते हो वह यहाँ से ही प्लास्टिक गन का यूज़ करके अंदर आया था, जिसके बाद रेस्ट रूम की खिड़की खोलकर वह अंदर घुस गया था। वह जगह पूरी तहस नहस की गई थी और वहाँ से $40,000 चुराए गए थे, जिसमें ज्वेलरी और बाकी महंगी चीज़ें शामिल थी। मेल विक्टिम को काउच पर सोते हुए ही गोली मार दी गई थी। उसमें भी .22 गन का यूज़ किया गया था। ओकाजाकी, साई और जज़ारा को सेम .22 गन से शूट किया गया था, जिसके बाद वह वुमन बेडरूम में पड़ी हुई थी। उसकी वजाइना के ऊपर चाकू घोंपने के निशान थे। उसका रेप हुआ था और उसकी आंखें निकाली गई थी। क्यों उसने ऐसा किया होगा? क्योंकि वह उसे घूर रही थी इसलिए, या वह उसे गुस्से से देख रही थी इसलिए वो उसकी आंखें अपने साथ ले गया था। इस केस में सबसे बड़ा सुराग ये था कि उस किलर के शू प्रिंट हमें मिले थे जो हमें एंट्री गेट पर और गार्डन में मिले थे। वो फुल साइज शू थे, 11 से 12 साइज के। मैं जब 6 साल की थी और उस रात की एक मेमोरी मेरे पास अभी भी है। खिड़की खुलती है और मैं जग जाती हूँ। उसके बाद मुझे वहाँ से उठा लिया जाता है। मुझे ये बताते हुए बड़ी तकलीफ होती है कि वह मुझे मेरे फैमिली की तरह याद रह गया है। मैं तब आधी नींद में ही थी और मुझे पता नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जगी तो लगा कि मैं तो इसे जानती हूँ, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे याद नहीं है कि मैं कब तक उस कार में ट्रैवल कर रही थी,
लेकिन एक पॉइंट पर मुझे उसने देखा और कहा कि कार का ग्लोव अपार्टमेंट ओपन करो, और मैंने वैसे ही किया। वहाँ पर गन थी। उसके बाद उसने वह बंद कर दिया और मुझे कहा, तुम जानती हो ना वो वहाँ पर ही। और वहीं से बाकी चीजें घटना शुरू हुई। मैं उसे देखती रही, उसे छूती रही, और हम एक जगह पर आकर रुक गए। मुझे याद है वहाँ पर एक जर्मन शेपर्ड भौंक रहा था और उसने मुझे बैग में बैठने के लिए कहा और चुपचाप रहने के लिए कहा, और कहा कि मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, तुम्हें पता है ना मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद हम एक रूम में चले जाते हैं। सभी तरफ अंधेरा छाया हुआ था। खिड़कियों पर पर्दे लगाए हुए थे। वहाँ पर फूड पैकेजेस अंदर पड़े हुए थे। मुझे तब पता चला कि ये मेरा घर नहीं है। वहाँ पर एक मडोना गोइंग ऑन का टैग चल रहा था बार बार। मुझे याद है मैं कह रही थी, रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। मैं पूछना चाहती थी कि तुम क्यों ये सब कर रहे हो। मैंने उसे कहा कि क्या मैं बाथरूम जा सकती हूँ। जिसके बाद उसने मुझे सिंक पर बिठा दिया और थोड़ी टाइम तक कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद वापस मुझे ले गया और वही चीज़ें करने लगा। और फिर से मैंने उससे पूछा, मुझे बाथरूम जाना है, प्लीज़ तुम रुक जाओ। वो रुक जाता है, लेकिन वापस आकर वो वही चीज़ें करता है। वो जिस तरह मुझे देख रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वह सॉरी कह रहा हो जो भी वो कर रहा है उसके लिए। लेकिन दूसरे पल वो कह रहा था, आई एम नॉट सॉरी, क्योंकि मैं रुकूंगा नहीं। उसने मुझे बैग में डाल दिया और वहाँ से हम चले गए। थोड़े टाइम बाद हम रोड के किनारे रुक गए और उसने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ एक गैस स्टेशन है, वहाँ किसी को बताओ 911 को कॉल करे। और उसने मुझे जाने दिया। उस समय चाइल्ड किडनैपिंग के केस बहुत ज़्यादा हो रहे थे और सभी चाइल्ड्स को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। 25 फरवरी को 6 साल की लड़की को उसके स्कूल से किडनैप किया जाता है, जिसके बाद उसको सेक्सुअल मॉलेस्ट करके छोड़ दिया जाता है। 11 मार्च को 9 साल के लड़के को उसके बेड से उठाया जाता है और मॉलेस्ट करके छोड़ दिया जाता है। 20 मार्च को एक 8 साल की लड़की को उसके बेड से उठा लिया जाता है और कार में असॉल्ट करके उसे छोड़ दिया जाता है। अगर बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा था, उन्हें किडनैप करके मॉलेस्ट किया जा रहा था, तो यह एक अलग ही विषय था। मुझे होमिसाइड ब्यूरो के लिए असाइन किया गया था। मैं तब एक केस पर वर्क कर रहा था, डेले ओकाजाकी और मारिया हर्नांडीज का। और उस केस का ही एक पार्ट समझकर मैं मेरे आसपास क्या हो रहा है पता लगाता था। मेरे पास मारिया ने बताई हुई स्केच थी, जिसके बाद उन बच्चों ने जैसे उसका हुलिया बताया था, उनके डिस्क्रिप्शन काफ़ी सिमिलर थे। उन्होंने बताया था कि वह एक लंबा, पतला और लाइट स्किन का आदमी था। उसके डिसेव्ड बाल और पूरे काले कपड़े और जैकेट पहना था और दांतों में काफ़ी गैप था और आड़े तिरछे दांत थे। और अब मुझे लग रहा था कि हमारे पास एक सीरियल किलर है जो बच्चों को किडनैप कर रहा है, उनके सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल थे। औरतों का रेप करना, चोरी करना, आदमियों और औरतों का कत्ल करना, यह सब वही एक आदमी कर रहा था। मेरे ऊपर तब किसी को विश्वास नहीं था, क्योंकि क्रिमिनल हिस्ट्री में कभी भी ऐसा किलर हमने नहीं देखा था। गिल ने मुझे पूछा, तुम्हें क्या लगता है? मैंने कहा, क्या ये पॉसिबल है? बस हमने इस तरह का किलर कभी नहीं देखा था, इसीलिए थोड़ा शक था। 10 अप्रैल के मेन लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एलए के मीटिंग में मैं गया था। वहाँ पर मैंने चाइल्ड अब्डक्शन की इन्फॉर्मेशन चेक की। मैं कोशिश कर रहा था कि चाइल्ड अब्डक्शन को होमिसाइड से कनेक्ट कर सकूं, और वह सब मुझ पर हंसने लगे, क्योंकि इस पर यकीन कर पाना मुश्किल था कि एक आदमी वायलेंटली वयस्क इंसानों को मारता फिर रहा है और वही दूसरी तरफ वही सेम इंसान छोटे बच्चों को सेक्सुअली असॉल्ट करके उन्हें वापस छोड़ देता है। वह सब गिल पर हंस रहे थे। मैं वहाँ से उठ के चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने मेरी थ्योरी रिजेक्ट कर दी थी। गिल इससे काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था, जिस तरह उसे ट्रीट किया गया था। मुझे लगा था कि गिल सच कह रहा है, उसके पास किलर को पहचानने का अच्छा सेंस है। तो इसलिए मैंने उसे इनकरेज किया और कहा कि गो फॉर इट। इस एलए पोस्ट स्टेशन मेरे लिए एक घर जैसा ही था। वहाँ के डिप्यूटी को पता था कि मैं किस चीज़ पर काम कर रहा हूँ। एक बार मुझे एक ऑफिसर का कॉल आया कि कुछ लड़कियों ने पुलिस को बुलाया है, कोई आदमी उनका पीछा कर रहा है। उस आदमी के लंबे बाल हैं, वह ऊंचा है और लाइट स्किन मैक्सिकन दिख रहा है। और मैंने सर्विलेंस टीम को उसे फॉलो करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वह एक रेस्टोरेंट में गया है और गाड़ी पार्किंग में पार्क की है, और उसने एक अकेली लड़की को देखा और उसे फॉलो करने लगा। जब उस लड़की को पता चला कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वह उससे भागने लगी। वह फिर भी उसके पीछे भागने लगा। उन्होंने कहा कि यह एक पागल आदमी दिख रहा है। वहाँ पर उसे कोई भी लड़की दिख जाती तो वह उसे ऐसे रैंडमली फॉलो करता
और हमने उस दिन आर्थुरो रॉबल्स को अरेस्ट किया और मैंने उससे बात की। मैंने कहा तुमने यू टर्न मारा क्योंकि तुम उस लड़की को फॉलो कर रहे थे, है ना? उसने कहा हाँ मैंने किया, मुझे लड़कियां पसंद है, तो इसमें गलत क्या है? मैंने कहा वह लड़की वहाँ कार के पास खड़ी थी तो तुम नीचे झुककर क्या देख रहे थे? उसने कहा मेरी शू की लेस खुल गई थी, वो बांध रहा था। उसके पास हर सवाल का जवाब था। जिसके बाद मैंने 6 फोटोस मारिया को दिखाई और उसने कहा कि हाँ ये वो हो सकता है। उसके बाद हम वापस गए और एक सर्च वारंट बनाया। जिसके बाद हम उसके घर गए। वहाँ पर हर तरफ फ़ोटोज़ थी, जैसे प्लेबॉय मैगजीन्स, लड़कियों की न्यूड फ़ोटोज़ उसमें शामिल थी। उसके पास डार्क जैकेट था, उसके पास लेडीज़ अंडरवेयर भी थी। जिसके बाद हमने एक लाइनअप में उनको खड़ा किया और पहचानने के लिए कई लोगों को बुलाया, लेकिन उन्होंने उनमें से किसी को नहीं चुना। मारिया हर्नांडीज़ ने भी नहीं। मेरे बगल में बैठे हुए मेरे पार्टनर ने कहा कि ये एक फ्रिक है, लेकिन ये तुम्हारा वाला फ्रिक नहीं है, उनमें से वह नहीं है। डॉइस मॉनिटरी पार्क के केस में मुझे वहाँ बुलाया गया था। जब मैं उस घर में गई तब वह सीन काफ़ी वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव था। अथॉरिटी का कहना है कि 66 साल की विलियम डॉय की गोली मारकर हत्या की गई है, जिसके बाद उसके वाइफ का रेप करके उसको पीट कर उसके घर में चोरी की गई है। डिटेक्टिव का कहना है कि मरने से पहले विलियम ने 911 को कॉल करके उसकी वाइफ की जान बचा ली थी। उनको विलियम की वाइफ बुरी हालत में मिली थी। उसके लेफ्ट हैंड के थंब में थंब कप लगाया हुआ था। 18 साल के मेरे होमिसाइड करियर में मैंने पहली बार थंब कप का किसी मर्डर में देखा था। थंब कप की वजह से उसके राइट हैंड से खून निकल रहा था। शायद खुद को बचाने की कोशिश में उसने ये किया होगा और इसी कोशिश में उसने अपने राइट हैंड का थंब तोड़ लिया था। यही बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें डॉय मर्डर से मिली। इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं था। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक पिक्चर दिखाई जो चाइल्ड अबडक्शन के वक्त उस सस्पेक्ट के शू के निशान थे। वह 8 साल की थी। उसे घर से ले जाया गया था। उसके एक कंस्ट्रक्शन पर ले जाकर उसको सेक्सुअल असॉल्ट करके उसके बाद उसे छोड़ दिया था। हम जब उस कंस्ट्रक्शन साइट पर गए तब तो वहाँ पर हमें उसके शू प्रिंट मिले। उसने वो फोटोज मुझे दिखाई और मैं चौंक गया था। मैंने उस फुटप्रिंट को तुरंत पहचान लिया क्योंकि वो सेम फुटप्रिंट जज़रा क्राइम सीन पर हमें मिले थे। हम तब से ऐसे ही एक शू को ढूंढ रहे थे जो 11-12 साइज़ के हो। मैंने तुरंत मेरे लेफ्टिनेंट को कॉल किया और कहा कि मुझे उसका पेयर मिल गया था और उन्होंने कहा कि हमारे पास इस केस के लिए एलएपीडी में एक ऑफिसर है जो इसी साइज के शूज़ को ढूंढ रहा है। मैंने कहा उसे कॉन्फ्रेंस पर लो अभी। मैंने पूछा कि तुम्हें कैसे 10 साइज के शू का पता चला? तो उसने कहा कि सीमेंट पर पाँव रखकर चलने से आगे वाला टो ज़्यादा छप जाता है और इसीलिए साइज में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। मुझे मेरी मिस्टेक समझ आ गई थी। अब मेरे पास थोड़े बहुत सबूत थे, लेकिन इतने से कुछ नहीं होने वाला था। मैं 1985 को ग्रिल का पार्टनर उसे छोड़कर चला गया था। मेरा पार्टनर भी अभी रिटायर हो चुका था, तो हमने तय किया कि हम अब साथ में काम करेंगे। हम दोनों एक बार में बैठे हुए थे और उसने मुझे पूछा कि गिल मेरे साथ काम करोगे? मैंने कहा यस व्हाई नॉट। मैं थोड़ा बाहर गया और कहा कि क्या फ्रैंक ने मुझे अभी खुद का पार्टनर बनने के लिए कहा? फ्रैंक सैलर्नो वहाँ के बेस्ट ऑफिसर्स में से एक था। गिल एक अच्छा आदमी था। उसका अच्छा रेपुटेशन था और वह स्पेनिश बोलता था। वह मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा हमारी टीम अच्छा काम करेगी। दूसरे दिन फ्रैंक मुझे मिला और उसने कहा कि मैंने उस दिन थोड़ी पी ली थी। मुझे लगा फ्रैंक ने मेरे साथ मजाक किया था, लेकिन फ्रैंक ने कहा कि अब मैं पूरे होशो-हवस में तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम मेरे काम के लिए सीरियस हो? मैंने कहा हाँ। तब उसने कहा कि मैं जल्दी ही कैप्टन के पास जाकर इसके लिए कंफर्मेशन लेता हूँ। मैंने कहा कूल। गिल और मैं पार्टनर बन चुके थे। मुझे तब ये जानकर हैरानी हुई थी कि फ्रैंक सैलर्नो जो लार्जर दैन लाइफ थे, जो एक मर्डर कॉप था, और दूसरी तरफ गिल, मैं इसे तब से जानता हूँ जब ये रास्तों पर पेट्रोलिंग किया करते थे। वह एक बुगीमैन था और सनफ्लावर सीड्स को खाकर हर जगह कचरा करता था। यह काफ़ी चौंकाने वाला था कि अब वह फ्रैंक के साथ काम करने वाला था। वह एक ऑड कपल थे। फ्रैंक अपने काम से काम रखने वाला था और कभी ना हंसने वाला था, तो दूसरी तरफ गिल एक बड़ा सा आदमी जो शक्ल से पुलिस लगता ही नहीं है ऐसा था। वह किसी को भी अपना पार्टनर बना सकता था, लेकिन उसने मुझे ही चुना। मैं तो जैसे हवा में उड़ रहा था। पेटी एलन हिगिंस का कत्ल आर्केडिया शहर में हुआ था और यही फ्रैंक और मेरा पहला केस था। किलर काफ़ी गुस्से में था शायद। उसने उसका गला काटकर उसी कटने के जगह पर कई बार चाकू घोंपे थे। यह काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था। 4 दिन बाद हमें आर्केडिया पीडी से कॉल आता है कि और एक मर्डर हुआ है।
उसके बाद गिल और मैं कैनन केस के लिए चले गए। पीटी हिजिन्स के केस से थोड़ी ही दूरी पर यह वारदात हुई थी। उसकी भी गला काटकर हत्या की गई थी। यह काफ़ी सिमिलर था जैसे पेटी का गला काटा गया था। उसके 3 दिन बाद ही हमें सीरिया मैड्रे पीडी से कॉल आता है। यह आर्केडिया से काफ़ी दूर था। उस घर के बाहर फैब्रिक मार्क और खून खिड़की पर दिख रहा था। किलर ने शायद गार्डनर ग्लव या ऐसा ही कुछ हाथ में पहना हुआ था। हमें हमारे सभी क्राइम सीन्स पर एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिली। उसके पेरेंट्स के घर उसको टायर आयरन से काफ़ी ज़्यादा पीटा गया था। उस रूम में पूरी तरह से तोड़फोड़ की गई थी। उसने कहा कि मुझे बस इतना याद है कि मैं सोने के लिए बेड पर गई थी, उठी तो किसी ने मुझे बहुत पीटा था और पूरा खून गिरा हुआ था। मैं खून में पड़ी हुई थी और रूम में पूरी तोड़फोड़ की हुई थी। लड़की के शरीर में कई घाव लगे हुए थे। करीब 48 चोटें उसके सर में आई थी। यह काफ़ी मुश्किल था एक 16 साल की लड़की का ऐसे सिचुएशन में इंटरव्यू लेना। ऐसे में आप उस सस्पेक्ट को कैसे भी करके पकड़ना चाहते हो। हम उस रूम में नहीं गए थे जहाँ ये सब हुआ था, क्योंकि हम कुछ भी खराब नहीं करना चाहते थे। हम लिविंग रूम में वेट कर रहे थे। तभी गिज़ले लाविज ने वहाँ आई। वह हमारी क्राइम वेब की क्रिमिनलिस्ट थी। वह अंदर आई। उसने लैब कोट पहना हुआ था, बाल पीछे बांधे हुए थे और चश्मा लगाया हुआ था। वह अंदर आई और कहा कि हे दोस्तों, मुझे कुछ मिला है, ये तुम्हें देखना चाहिए। उसके हाथों में पिंक कंफर्टर था। उसने वो खोला और खून से रंगा हुआ एक शू प्रिंट निकाला और वही सेम फुटप्रिंट हमें जजरा मर्डर से मिला था और यही फुटप्रिंट उस 10 साल के एक बच्ची के अबडक्शन की लोकेशन से मिला था। यह एक समान था और उससे ही मेरे दिमाग ने कहा कि यही वो आदमी है। गिल और मैं एक दूसरे को देख रहे थे तो हमारा किलर हमें मिल चुका है। सही है। जब हमें फुटप्रिंट देखा तो फ्रैंक ने कहा कि बताओ अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है। ओकाजागी, साई लियान यू, जजरा, विलियम और एमिली डॉई, हमारे पास पार्टी एलन हिजिन्स, मैरी कैनन और अब विटनी बेनेट, ये सब थे। वो सब मेरे केसेस नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने उनकी स्टडी कर रखी थी। जैसे लोकेशन, टाइम, डेट उसको बताया। अब हमारे सामने सब कुछ क्लियर था और हम इसे इनकार नहीं कर सकते थे। गिल सही था। लेकिन जब फ्रैंक ने बोर्ड को ये बताया तो सबको ये मानना पड़ा। मैंने कैप्टन से फ़ोन पर बात की और उन्होंने कहा ओके, काम शुरू कर दो। और यहाँ से ही चीज़ें ज़्यादा फास्ट होती चली गई और हमें एक सीरियल किलर मिल चुका था। तो दोस्तों, एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये एपिसोड समझ में आया होगा। एपिसोड 2 जल्द ही इस चैनल पर आएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और मैं आपको जल्दी मिलूँगा अगले एपिसोड में। बट तब तक के लिए